नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक? तो आज का अपना एपिसोड है बायोलॉजी का। ये आपका कौन-सा है? आपका एपिसोड नंबर 6 है, ठीक है ना? और हर एक दिन की तरह हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? और पूरा विश्लेषण के साथ करते हैं। और ये बुक जो है सामान्य अध्ययन है। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है, ठीक है। और यह है आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है। आज भी हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे। और सब दिन प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6 का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 251, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? बताइए, पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? तो पीयूष ग्रंथि जो होता है क्या करता है? ये हार्मोन बनाकर शरीर के कई कार्यों को ये क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। शरीर के बहुत से कार्यों को क्या करता है? ये नियंत्रित करने का काम करेगा। शरीर के कई कार्यों को क्या करेगा? नियंत्रित करने का काम करेगा। और शरीर का तापमान, दिल का धड़कन, है ना, नींद, भूख, ये सबको भी क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। जो अनैच्छिक क्रिया होता है इसको भी क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। और शरीर के अन्य ग्रंथियों को काम करने में सक्षम बनाती है ना। शरीर के अन्य ग्रंथियों को काम करने में क्या बनाती है? ये सक्षम बनाती है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन बनाकर शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करती है ना। दूसरा ऑप्शन है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। तीसरा ऑप्शन है क्या आपका? शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको बोला जाता है जिसमें नलिका विहीन होती है। इसमें नलिका नहीं पाई जाती। ये डायरेक्ट क्या होता है? अपना जो हार्मोन यहाँ से स्रावित होती है वो ब्लड में चला जाता है। नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? नलिका विहीन होती है। वायस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका? उसमें नलिका युक्त होता है। यह शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किसके रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला 252 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यदि कोई आंख दान कर रहा है तो उसका कौन सा हिस्सा किसी व्यक्ति को दिया जाएगा? ठीक है ना। तो वो कॉर्निया वाला हिस्सा क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति को दान किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आंख के सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना और आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार ये बनाता है, ठीक है। अगला है 253 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है बताइए। तो डिंब का निर्माण, सही बात। प्रोजेस्टेरोन का स्राव, ये भी सही बात। एस्ट्रोजन का स्राव, ये भी सही बात, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अंडाशय, ओवरीज, महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंडाशय की प्रमुख कार्य है डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। किसका कार्य है आपका? अंडाशय का, ठीक है। अगला है अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्मचक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होती है। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सरफेस होता है, कॉर्टेक्स होता है एवं मेडुला। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगला 254 नंबर क्वेश्चन, एस्टेपेडियस है एक, क्या है? एस्टेपेडियस की बात करते हैं तो ये मांसपेशी है ना। इस क्या है? ये मांसपेशी है।
स्टेपेडियस मानव की सबसे छोटी मांसपेशी है जो मध्य कान की टिम्पेनिक गुहा की दीवार पर मौजूद होती है। इसका काम शरीर के सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिस कहा जाता है को क्या करता है, स्टेप्स को क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है ना। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, आपका स्टेपिस होता है। ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो क्या होता है, फीमर होता है, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है। 255 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है, बताइए। आलिंद की मोटी दीवारें, नेलेयों की मोटी मांसल दीवारें, हृदय के वाल्व, इसमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा, हृदय के क्या हो जाएगा, हृदय के वाल्व। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है आपका, एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए उत्तरदायी होता है। हृदय में 4 कक्ष, दायां एवं बायां आलिंद तथा दायां एवं बायां नीले होता है। ठीक है ना। हृदय के प्रत्येक कक्ष के साथ एक वाल्व पाया जाता है, जैसे दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के मध्य इसको त्रिवलनी कपाट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिवलनी कपाट। एवं बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य जो द्विवलनी कपाट कहते हैं। ठीक है ना। अगर दायां की बात होगा तो दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य क्या हो जाएगा, आपका त्रिवलनी कपाट होगा। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो होगा वाल्व, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विवलनी कपाट बोलेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। यही वाल्व रक्त के वापस प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। अगला है 256 नंबर क्वेश्चन। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है, बताइए। आंतरिक कर्ण में होता है। आंतरिक कर्ण बोले तो कान में होता है। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ आंतरिक कर्ण में उपस्थित होता है। आंतरिक कान के भीतर 2 अलग अलग तरल कक्ष पेरिकल्प और एंडोलिम्फ होते हैं, है ना। तो कान के भीतर क्या होता है, अलग अलग तरल पदार्थ होता है, तरल कक्ष होता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकल्प, और दूसरा को एंडोलिम्फ होते हैं। एंडोलिम्फ उच्च पोटेशियम एवं कम सोडियम सांद्रता वाला, जबकि पेरिलिम्फ कम पोटेशियम एवं उच्च सोडियम सांद्रता वाला होता है। ये द्रव कान में आयनित सांद्रता को बनाए रखने में क्या करता है, ये मदद करता है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा है। ठीक है ना। तो एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ कहाँ, आंतरिक कान में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। आंतरिक कान के भीतर 2 अलग अलग तरल कक्ष पेरिकल्प और एंडोलिम्फ होते हैं। एंडोलिम्फ उच्च पोटेशियम एवं कम सोडियम सांद्रता वाला, जबकि पेरिलिम्फ क्या होता है, कम पोटेशियम एवं उच्च सोडियम सांद्रता वाला होता है। ठीक है ना। ये द्रव कान में आयनिक सांद्रता को बनाए रखने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है। 257 नंबर क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं वही स्रावी के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है, अग्नाशय। ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। कौन सा, अग्नाशय। ठीक है। ये थायराइड की बात करते थे, ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल की, ये सब तो अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन ये अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह ये कार्य करता है। एंजाइम भी रिलीज करता है और साथ में ये हार्मोन भी रिलीज करता है। अगला है, अग्नाशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और वही स्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होता है। एवं वही स्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी द्रव का क्या करता है, स्राव करती है, जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम क्या होते हैं, इसमें शामिल है। बाइकार्बोनेट और क्या पाचन एंजाइम शामिल है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब क्या है, शामिल है। ये सब एंजाइम है। ठीक है ना, जो कि कहाँ से रिलीज होती है, अग्नाशय से रिलीज होती है।
अगला 258 नंबर क्वेश्चन क्या है, 258 नंबर, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, क्या हो जाती है बताइए, तेज हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या होती है, तेज हो जाती है। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है, एक सामान्य विकार दोष है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, एक विकार है, रोग है। टैकीकार्डिया की बात करते हैं, ये हृदय की धड़कन को तेज कर रहा है ना, तो ये बीमारी है, ठीक है ना। कि जो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल रहेगा तो उसको धड़कन तो ऐसे नॉर्मल चलना चाहिए, 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा धड़क रहा है तो उसको क्या है, टैकीकार्डिया, हृदय की टैकीकार्डिया है, उसको क्या है, टैकीकार्डिया। अगला है 259 नंबर क्वेश्चन, मानव गुर्दे में निस्पंदन, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के रूप में कार्य करती है और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुर्दे शरीर के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे शरीर के संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है और रक्त को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है ना। अगला है, अब जिस व्यक्ति को ये काम नहीं करता है, किडनी काम नहीं करता है, तो उसको रक्त को फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। 260 नंबर क्वेश्चन, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 का क्या होता है, निष्पादन होता है। 1, 6, 3 उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 3। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है, आपका क्या हो जाएगा 3। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं। एरोबिक श्वसन के कितना चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पायरुविक अम्ल ऑक्सीकरण, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। उसके बाद एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, एरोबिक श्वसन के दौरान CO2 का निष्पादन कितने पदों में होता है, 3 पदों में होता है, ठीक है ना। प्रथम बार पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव, प्रथम बार में क्या हो जाएगा आपका, पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और के समय, और 2 बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। तो प्रथम बार क्या होता है आपका, पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव में होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के समय, और 2 बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। 261 नंबर क्वेश्चन, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है शार्क के मामले में, किसके मामले में, शार्क के मामले में। शार्क का हृदय केवल, देखिए BPSC TRE 2.0 में पूछा है, शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है ना। तो शार्क में क्या पाया जाता है बताइए, एक परिसंचरण तंत्र होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफरों तक प्रवाहित करता है। हृदय क्या करता है, रक्त को गलफरों तक प्रवाहित करता है, जो इसे ऑक्सीजनित करती है, यानी इसमें ऑक्सीजन को मिलाता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने
से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो याद रखिएगा, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, किसमें, सार्क के मामले में, ठीक है ना, सार्क के हृदय में ऐसा कार्य होता है। अगला है 262 नंबर क्वेश्चन, लार का कार्य परिवर्तन करना है। लार का कार्य परिवर्तन करना है। लार क्या करता है बताइए, स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण कर देता है। लार क्या करता है आपका, जो लार जो सलाइवा होता है मुंह में पाया जाता है, तो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित कर देता है। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। 263 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है बताइए, तो पोन्स मेडुला और उसके बाद सेरिबेलम। पोन्स हो जाएगा, मेडुला, उसके बाद सेरिबेलम क्या करता है, ये मस्तिष्क का भाग है। पोन्स मेडुला और सेरिबेलम क्या है, मस्तिष्क का भाग है जो रक्तचाप को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। बीपीएससी 2.0 में पूछा है, देख लीजिए। अगला है, मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क की बात करते हैं, सेरिबेलम, पोन्स पोन्स तथा मेडुला। पोन्स मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। तो अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो ये सेरेबेलम हो गया। पोन्स तथा मेडुला, पोन्स तथा मेडुला क्या होता है, मानव के पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है नहीं। किसका भाग है आपका, पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क का क्या है, एक भाग है। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मेडुला की बात करते हैं, क्या करती है, मानव शरीर में मानव मस्तिष्क द्वारा क्या किया जाता है, इसका अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे में हृदय का धड़कना, रक्त दाब का नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना, ये सब कौन नियंत्रित करता है, आपका मेडुला नियंत्रित करता है, ठीक है ना। जो कि ये सब अनैच्छिक क्रिया है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है ना। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है। यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अंतिम भाग है, जो मेरुरज्जु से क्या होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। अगला है 264 नंबर क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है, देखिए टीआरई 2.0 में पूछा है। इसको क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्मानुकुंचन कहते हैं। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को कर्मानुकुंचन कहते हैं। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, ठीक है ना। जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। कर्मानुकुंचन याद रखिएगा। अगला है 265 नंबर क्वेश्चन, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो प्लाविका। क्या होता है, प्लाविका बोले तो प्लाज्मा होता है। टीआरई 3.0 में पूछा है, ठीक है ना, पूछा था जो कैंसिल हो गया। अगला है रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव होता है, जो आयतन में संपूर्ण रुधिर को 55%, जो आयतन में रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% भाग होता है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 266 नंबर, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह प्राप्त करता है। तो कौन करता है, आपका प्लीहा करता है। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, आपका क्या आ जाएगा, प्लीहा, है ना। प्राणी अंग
पीलिया में क्या जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजनित युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त ही क्या करता है, जाता है। पीलिया केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। पीलिया पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, जबकि फेफड़ा ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। पीलिया को लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। पीलिया को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान, है ना, कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, भी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। ठीक है ना। तो पीलिया, पीलिया को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, या आत्महत्या के क्या क्या कहते हैं, इसको थैली कहते हैं। ठीक है। स्पोमेटेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, स्पोमेटेलियोसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, एस्पोमेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। स्पोमेटिड शुक्राणु में क्या होता है, विशेषज्ञता प्राप्त होता है। ठीक है ना। स्पोमेटेलियोसिस शुक्राणु जनन, स्पोमेटेलियोसिस को क्या बोल सकते हैं, शुक्राणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्पोमेटिड शुक्राणु में विशेषज्ञता प्राप्त होता है। शुक्राणु जनन के दौरान एक द्विगुणित शुक्राणु जन अपना आकार बढ़ाकर एक द्विगुणित प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या करता है, बनाता है। अगला 268 नंबर क्वेश्चन, एंटीफर्टिलिजिन स्रावित होता है। एंटीफर्टिलिजिन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है। एंटीफर्टिलिजिन शुक्राणु प्लाज्मा झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। यह शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। यह एक अम्लीय प्रोटीन होता है। फर्टिलिजिन एंटीफर्टिलिजिन के लिए रिसेप्टर के रूप में क्या करता है, ये रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 269, पति का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है ना, कोई पति है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए पति का है ए और पत्नी का है क्या है, बी है, तो उसका बच्चा का होगा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ए और बी वाला का जो होगा ना बच्चा, है ना, अगर पति ए है और पत्नी बी है तो उसका बच्चा का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका विश्लेषण। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, ए बी अथवा ओ हो सकता है। ठीक है ना। देखिए माता पिता, तो उसमें क्या हो सकता है बताइए, माता पिता है, इधर संतान, अगर किसी का है ओ, अगर माता का है ओ और पिता का है ए, तो बच्चा का क्या हो जाएगा, ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है। अगर माता का है ओ और पिता का है बी, तो बच्चा का होगा ओ हो सकता है या बी हो सकता है। अगर माता पिता दोनों का ओ है, ठीक है ना, तो बच्चा का भी क्या होगा, ओ ही होगा। अगर माता पिता का, जैसे माता का क्या है ए ब्लड ग्रुप, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बी, तो जो बच्चा का है उसका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, और ओ होगा, और ए बी होगा संतान का। ठीक है ना। अगर किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, तो उसके बच्चे का जो होगा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, और ए बी होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से होता है। अगला 270 नंबर क्वेश्चन, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या होते हैं बताइए, जो मोड़े जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है ना। तो कार्टिलेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे नाक के हड्डी होता है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है, और कान वाला जो हड्डी होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है ना, मोड़ सकते हैं इसको। अगला है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसे कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि, है ना, उपास्थि कार्टिलेज का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह अर्ध ठोस, पारदर्शक और लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से बनी मैट्रिक्स से क्या होती है, निर्मित होती है। ठीक है।
अगला है 271 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस पे गलत को हम लोग क्या करना है, चुनना है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ठीक है ना, ये बात तो गलत है। मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का दे सकती, केवल, है ना, तो गलत हो गया। अगला है आपका ऑप्शन बी, मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। मांसपेशियां किस में काम करती है, जोड़े में काम करती है, ये बात तो सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है, ये बात भी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, गलत है। मानव शरीर में मांसपेशियां मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा है। मानव शरीर की मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती है। संपूर्ण मानव शरीर में 650 से अधिक पेशियां होती है। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है ना। मांसपेशियां किसको धक्का दे सकती है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह कथन क्या है, गलत है ना। अगला 272 नंबर क्वेश्चन, मानव आंख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। कहाँ पर बनाती है, रेटिना पर छवि बनाती है। और मानव आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ और प्रतिबिंब हमेशा कभी भी रेटिना पर बनता है। तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके हमें बताता है। मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आंख में रेटिना एक पर्दे की तरह कार्य करती है, जिसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं मौजूद होती है। जिसमें क्या होता है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं मौजूद होती है। रेटिना पर बनी छवि की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। 273 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनैप्सिस द्विसंयोजी गठन कब होता है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनैप्सिस द्विसंयोजी गठन कब होता है, बताइए कब होता है, जाइगोटिन के दौरान होता है। कब होता है, जाइगोटिन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के जाइगोटिन चरण के दौरान सिनैप्सिस या द्विसंयोजी गठन होता है। सिनैप्सिस या क्या कर सकते हैं, द्विसंयोजी गठन होता है। 274 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन में से भिन्न होता है। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है, बताइए। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा करता है, यही है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में उत्प्रेरक के रूप में अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय से। अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रावित होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में उत्प्रेरक के रूप में अग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीओज और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। प्रोटीओज को और पेप्टोन को किस में परिवर्तित करता है, पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है, जबकि पेप्सिन आमाशय की जठर ग्रंथि से अम्लीय माध्यम में उत्तेजक के रूप में स्रावित होता है तथा प्रोटीन को प्रोटीओज तथा पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 275 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है, बताइए। तो यह है एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलाइन, ठीक है ना। एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलाइन, ये क्या है, ये हार्मोन है न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो हार्मोन है ना, तो कौन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वे रसायन होते हैं जो सिनेप्स में तंत्रिका आवेग को क्या करता है, संचरित करता है। सिनेप्स में क्या करता है, ये तंत्रिका आवेग को संचरित करता है, भेजता है। एसिटाइल कोलाइन तथा एड्रेनलिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है। क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। अगला है 276 नंबर क्वेश्चन, डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। किसके खोज के कारण,
प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के कारण, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के कारण, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। अगला देखते हैं, एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधित एंजाइम एक एंजाइम है, ठीक है ना। एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधित एंजाइम क्या है? एक एंजाइम है जिसके परिणाम स्वरूप तकनीकों में प्रगति की एक श्रृंखला होती है जिसमें जीनोम के प्रत्यक्ष संशोधन की अनुमति मिलती है। इसके खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो सकी, है ना। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या हो गई? उन्नति संभव हो सकी। 277 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन करता है। कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ये मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। बीपीएससी हेड टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पैराथायराइड हार्मोन, इसको पीटीएच बोलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच मानव शरीर के रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका निर्माण पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। 278 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है। तो ऑप्शन में है, तो सभी विकल्प गलत है क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती है। ये अस्थियां ऊपर से चपटी दोनों ओर से गोल व पीछे से अंडाकार होता है। खोपड़ी या करोटी को क्रमशः मस्तिष्क कोश, क्रेनियम और चेहरा बोले तो फेस नामक दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक है मस्तिष्क कोश और दूसरा चेहरा, को दो भागों में क्या किया है? बांटा गया है। जिसमें मस्तिष्क कोश में 8 हड्डी, जो मस्तिष्क ऊपर वाला जो खोपड़ी वाला हिस्सा है इसमें 8 हड्डी होता है, और फेस वाला जो हिस्सा होता है, जो चेहरा वाला हिस्सा होता है, उसमें 14 अस्थियां से मिलकर बना है। चेहरा कितना अस्थियों से मिलकर बना है? 14 हड्डियों से मिलकर बना है। और उसके बाद बात करते हैं मस्तिष्क, ऊपर जो खोपड़ी की बात करते हैं, कितना हड्डी से मिलकर बना है? आपका 8 हड्डी से मिलकर बना है। तो कुल मिला के खोपड़ी में कितना हड्डी हो गया? 14, 8, 22। अगला है 279, 279, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है? तो इंसुलिन क्या कर देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन मानव के शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। शरीर में इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है तथा मधुमेह नामक रोग बीमारी हो जाता है ना। अगला 280 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह ओ निम्न में से किन समूहों को दिया जा सकता है? ओ किसको दिया जा सकता है? बताइए। सबको दे सकता है ना, सबको दे सकता है। उपयुक्त में सभी समूह क्या कर सकता है? ये रक्त दे सकता है ना। ओ निगेटिव। अगला है रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे सभी रक्त समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इसी कारण इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। जबकि रक्त समूह ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तथा इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी रक्त समूह के व्यक्तियों के द्वारा रक्त प्रदान किए गए हैं। रक्त को ग्रहण कर सकता है। अगर ए बी की बात करते हैं तो ये सभी से क्या कर सकता है? रक्त ले सकता है। और ओ क्या कर सकता है? आपको सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है ना। वो सभी को दे सकता है, ए बी क्या कर सकता है? सभी से ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है ना। ओ को सर्वदाता और ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। अगला है 281 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? बताइए। इंसुलिन प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन और प्रोटीन होता है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है।
अगला 282 नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है? सार्वभौमिक स्वीकार्य जो सबसे खून क्या कर सकता है, ले सकता है, वो क्या हो जाएगा आपका? ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह ए बी बोले तो ए बी पॉजिटिव वाला ही ले सकता है, निगेटिव वाला नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। उसी प्रकार ओ निगेटिव को सार्वभौमिक दाता बोला जा सकता है। ओ निगेटिव वाला ही क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। ओ पॉजिटिव होगा वो नहीं दे सकता है, ठीक है ना। रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और जबकि आर एच जो कारक होता है, आर एच फैक्टर, आर एच कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है ना, 1940 ईस्वी में की थी, और ये सबसे पहले रीसस नामक बंदर में देखा गया था, है ना। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, आर एच कारक। अगला है 283 नंबर। 283 नंबर क्या है? सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है। सार्वभौमिक दाता जो सबको दे सकता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, है ना, ओ हो जाएगा। अगर ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव अगर दे दे ऑप्शन में तब, है ना, तो ओ निगेटिव वाला को मारिएगा, ठीक है ना। अगर ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव दे दिया तो किसको हम कहेंगे? सार्वभौमिक ग्राही, तो ए बी पॉजिटिव वाला को। अगला 284 नंबर क्वेश्चन, आधान ट्रांसफ्यूजन। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताइए? जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो इसमें आर एच कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता का वंश, तो आर एच कारक भी क्या होना चाहिए? इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, आर एच कारक। देखते हैं ऑप्शन ए सही है। रक्त आधान में केवल रक्त का प्रकार ही नहीं बल्कि आर एच कारक भी क्या हो, ध्यान रखना चाहिए। आर एच कारक को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं कि किसी को रक्त दे दिए, ठीक है ना। आर एच कारक रक्त में उपस्थित एक एंटीजन है। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह एंटीजन उपस्थित रहता है तो उसे आर एच प्लस, अगर एंटीजन उसमें उपस्थित है तो उसमें क्या हो जाएगा? आर एच प्लस पॉजिटिव हो गया। जिसमें यह अनुपस्थित रहता है उसे आर एच निगेटिव कहते हैं। जिसमें एंटीजन आर एच कारक उपस्थित होगा ना तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। जिसमें ये क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा तो आर एच निगेटिव हो जाएगा। यदि आर एच निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आर एच पॉजिटिव के व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है तो आर एच निगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज क्या कर लेता है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बन जाता है। अतः रक्त आधान में रक्त के प्रकार के साथ ही आर एच कारक का ध्यान रखना भी क्या हो सकता है? आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये मिला के दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि किसी को चढ़ा दिए खून, ए ओ, है ना, उसके बाद ए बी, इस प्रकार से। 285 नंबर क्वेश्चन, पीयूष बोले तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में सिफनॉइड के नीचे स्थित होता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इसका आकार एक मटर के दाने के लगभग बराबर होता है। यह ग्रंथि के अग्र तथा पश्च भाग से विभिन्न महत्वपूर्ण हार्मोन का क्या करता है? स्राव होता है, जिससे शरीर की क्रिया दर नियंत्रित रहती है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है ना, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। तो मास्टर ग्रंथि किसको क्यों कहा जाता है? यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन, डैश को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 287 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो ताप को नियंत्रित करने के लिए कौन सक्रिय रूप से कार्य करता है?
तो इसमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के केंद्र में छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाइपोथैलेमस शरीर के लिए एक प्रकार के ताप अस्थायी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। यह शरीर के वांछित तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह शरीर के वांछित तापमान को नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला भाग की बात करते हैं तो कौन सा है आपका? हाइपोथैलेमस। 288 नंबर क्वेश्चन, डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ा जाता है। डैश मांसपेशी को किससे जोड़ा जाता है? हड्डी को। कौन सा आ जाएगा? कंडरा। इसको क्या बोलते हैं? कंडरा। कंडरा देखिए कंडरा, इसको टेंडन बोलते हैं, ठीक है ना, टेंडन। तो टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन रेशेदार संयोजी ऊतक की एक कठोर पट्टी है जो प्रायः मांसपेशी को अस्थि से क्या करती है? जोड़ती है। तो टेंडन मांसपेशी को किससे जोड़ती है? अस्थि। तो याद रखिएगा TMB, है ना, TMB मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने की TMB। तो T से हो जाएगा आपका टेंडन, M से मसल्स हो गया और B से क्या आ जाएगा आपका? बोन्स। तो टेंडन किसको किसको जोड़ता है बताइए? मसल्स और बोन्स को जोड़ता है, ठीक है ना, ऐसे ही याद रखिएगा। और दूसरा रखिएगा, दूसरा आपका क्या है? आपका कंडरा। कंडरा की बात करते हैं तो कंडरा की बात करते हैं तो अस्थि बंध बोलते हैं लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स के समान होती है तथा कोलेजन भी बनी होती है। अस्थि बंधन लिगामेंट एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम करता है, यानी हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? LBB याद रखिएगा। अस्थि अस्थि को जोड़ने वाले को क्या याद रखिएगा? LBB। LBB कैसे? L से हो जाएगा लिगामेंट, अब B से हो जाएगा बोन, अब B से हो जाएगा बोन। बोन बोन को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। बोन बोन को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। तो LBB से क्या याद रखिएगा? LBB से याद रखिएगा लिगामेंट बोन बोन को जोड़ता है ना। TMB से क्या याद रखिएगा? T से हो जाएगा टेंडन और M से क्या आ जाएगा? मसल्स और B से क्या आ जाएगा आपका? बोन। तो TMB और LBB याद रखिएगा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला है 289 नंबर क्वेश्चन। 289 तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन किसका कहा जाता है? नेफ्रॉन किडनी का, है ना, किडनी के लिए न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है ना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? आपका न्यूरॉन है। यह विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। 290 डैश एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है। विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है कौन? फुफ्फुस। फुफ्फुसीय धमनी बात करते हैं तो फुफ्फुसीय धमनी ये विऑक्सीजनित अशुद्ध रक्त का वहन करता है। अगर फुफ्फुसीय शिरा अगर बोल देता तो वो कौन सा क्या होता आपका? ये शुद्ध रक्त को क्या करता? वहन करता है, ठीक है। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? विऑक्सीजनित बोले तो अशुद्ध रक्त का क्या करता है? ये वहन करता है। फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर से सभी धमनियों में गुलाबी रंग का रक्त गुलाबी रंग का शुद्ध रुधिर बहता है। क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। इसको छोड़कर फुफ्फुस धमनी को छोड़कर जितना भी धमनी है ना, सब में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। गौरतलब है कि धमनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त को उठाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है? वो पहुंचाने का काम करता है। अगला 291 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? मानव शरीर निम्न में से किसका उत्पादन नहीं करता है? बताइए। विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। विटामिन हमें फल फूल से हो गया, ठीक है ना, बाहर से हमें लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन पाया जाता है, ठीक है। हमारा शरीर क्या करता है? विटामिन नहीं बनाता। अगला है
मानव शरीर के द्वारा कई प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स, डीएनए इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। एंजाइम का उत्पादन किया जाता है, हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है, डीएनए इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, जबकि विटामिन का उत्पादन शरीर में नहीं होता है, बल्कि इसकी पूर्ति शरीर के अन्य बाहरी स्रोतों जैसे दूध हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया के कारण क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। 292 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो एड्रेनलिन, ठीक है ना, एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, पैदा होता है। तनाव की स्थिति तथा उत्तेजना के दौरान, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी को कुत्ता दौड़ा दिया है ना, तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, भागेगा एकदम बड़ी जोर से। तनाव की स्थिति एवं उत्तेजना के दौरान मानव शरीर में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने वाला प्रमुख हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन है। क्रोध, डर, तनाव, उत्तेजना आदि के दौरान क्या होता है, ये अत्यधिक स्रावित होता है। ये अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। जो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, किडनी के जस्ट ऊपर। 293 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है, बताइए। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, रक्त के संचालन में मदद करता है। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में होता है। और लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करती है। क्या करती है लिम्फोसाइट, बताइए। रक्त के संचालन में मदद करती है। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है, मजबूत करती है। 294 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो थायरॉक्सिन, ये तो नहीं होगा। इंसुलिन होगा। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय आपका अंत और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है, ठीक है, बी हो जाएगा। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन है, मानव शरीर का अग्नाशय है ना। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। तो अग्नाशय किसके रूप में कार्य करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। याद रखिएगा, अग्नाशय की कौन सी कोशिका, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन जो ब्लड में रक्त की जो शर्करा की मात्रा होता है ना, उसको मेंटेन रखने का कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करना है। यह ग्लाइकोजेन यकृत में संचित रहती है। यह ग्लाइकोजेन कहाँ रहती है, यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, चीनी वाला बीमारी हो जाता है। 295 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, किसका स्रोत है, अग्नाशय। एंजाइम बोले तो लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों को तोड़ने के लिए है। लाइपेज अग्नाशय से एक वाहिनी के माध्यम से स्रावित होता है जो ग्रहणी में जठरांत्र संबंधी मार्ग में खाली हो जाता है। यह इस प्रकार के भोजन पर काम करता है जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से
पच चुका है, ठीक है ना। तो इस पर क्या करता है, ये काम करता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अगला 296 नंबर क्वेश्चन, कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है, बताइए। पीछे का भाग, आगे का भाग मीठा होता है, ठीक है ना, और पीछे का भाग क्या होता है, कड़वा होता है ना, और उसके बगल में खट्टा, उसके बगल में नमकीन। अगला है मुख गुहा में जीभ होती है और जीभ में स्वाद ग्रंथियां होती है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं के स्वाद का पता लगता है। जीभ मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वाद बताती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है ना। जीभ के अगले भाग से मीठा या नमकीन नमकीन मीठा के जस्ट बगल वाला होता है। जीभ के पिछले भाग में से कड़वे स्वाद और जीभ के किनारे भाग से खट्टे, है ना, स्वाद का अनुभव होता है। यह प्रौढ़ व्यक्ति के जीभ पर लगभग 2000 से 10,000 तक स्वाद कलिकाएं होती है। जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है इसमें स्वाद कलिकाएं कितना होता है, 2000 से लेकर 10,000 तक होती है। अगला देखते हैं, जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही होता है। कड़वे स्वाद का सबसे कौन सा भाग पर, पिछला हिस्सा पर, पिछला भाग पर। अगला 298 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि किसके कारण खराब हो जाती है, बताइए। आयोडीन की वजह से। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बोले तो T4, थायरॉक्सिन T4 एवं ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि में खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। 299 क्वेश्चन, 299 नंबर क्या है आपका, अमाशय रस में मुख्यतः होता है। अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। अमाशय रस में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। यह आहार नाल का सबसे अधिक चौड़ा और पेशीय भाग होता है। अमाशय की भित्तियां में जठर ग्रंथियां होती है। इसमें स्रावित जठर रस भोजन के पाचन में सहायता करता है। जठर रस के अंतर्गत पाचन एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं म्यूकस आता है, ठीक है ना। तो जठर रस के अंतर्गत क्या आता है, बताइए, पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन, है ना, रेनिन दूध को पचाता है। तो रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आता है। 300 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है, बताइए। एड्रीनल द्वारा एड्रीनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप की बात करते हैं 120/80 होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोट्रोपिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाती है। डायएन्सिफलॉन की ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। डायएन्सिफलॉन की ऊपरी भाग क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। डायएन्सिफलॉन एक संवेदी सूचनाओं तथा श्रवण, स्वाद, दृष्टि, दबाव आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक है, ठीक है ना। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको बोलते हैं जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, ठीक है, नलिका विहीन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में से एक है यह थायरॉक्सिन, आयोडोथायरोनिन और
थायरोकैल्सिटोसिन, थायरोकैल्सिटोसिन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह क्या करता है, थायरॉक्सिन को, आइडोथायरोनिन को और कैल्सिटोसिन नामक हार्मोन को क्या करता है, ये स्रावित करता है। तो आज हम लोग कर लिए 50 क्वेश्चन। ठीक है ना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे 301 से 350 तक, 350 तक। ठीक है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए। ठीक है ना। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके जितना भी वीडियो है सारा आप देख सकते हैं और रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है। बाय।